तो जैसा मैं अपने लास्ट 2 लेक्चर्स में मैं सारा मॉडर्न फिजिक्स का पीवाईक्यू जेईई मेंस जनवरी 2025 अटेम्प्ट का मैं कंप्लीट कर चुका हूं और वो काफ़ी हाई वेटेज टॉपिक है, लेकिन इस बार थोड़ा क्वेश्चंस उससे हल्का कम आया है। और आज के इस वीडियो में मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का 2025 जेईई मेंस जनवरी अटेम्प्ट में जितना भी क्वेश्चन आया मैं सारा वो कवर करूंगा पूरा एक डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। ये 29 जनवरी शिफ्ट 2 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर इन मटेरियल कैन कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हार्वेस्ट द हीट एनर्जी द मटेरियल शुड हैव। क्या बोल रहा है कि जो टेम्परेचर का जो डिफरेंस होता है मटेरियल में वो क्या कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ इसको हम लोग क्लियरली लिखेंगे, वो हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हार्वेस्ट मतलब क्या, हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हीट एनर्जी को अगर किसी मटेरियल में से रिमूव करना हो, हार्वेस्ट को एक तरह से हम लोग रिमूव भी बोल सकते हैं कि अगर किसी हीट एनर्जी को एक मटेरियल में से अगर रिमूव करना है तो हम लोग को क्या क्या करना होगा। ठीक है, तो जैसे देखो हम लोग ऑप्शन के बेसिस पे चलेंगे। तो इन केस जो हम लोग इसका एज ए थियोरेटिकल ही है, तो थियोरेटिकल में लोग पढ़ते हैं क्या कि अगर लो थर्मल कंडक्टिविटी रहता है, लो थर्मल कंडक्टिविटी रहता है, तो जो उसका हीट होता है ना, लो थर्मल कंडक्टिविटी क्यों रहता है, क्योंकि उसका जो हीट होता है, यानी बिकॉज जो हीट रेजिस्टेंस होता है, हीट का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। और अगर हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रहता है, तो अगर हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जब भी जहां पे भी हम लोग को मिलता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो जो मटेरियल जो वहां पे हम लोग को जो मिलेगा, वो मटेरियल क्या होगा, एक गुड कंडक्टर होगा। मटेरियल क्या होगा, एक गुड कंडक्टर होगा। ठीक है, यानी गुड कंडक्टिविटी में हम लोग बोल सकते हैं। तो कौन सा हो जाएगा कि अगर लो थर्मल कंडक्टिविटी है तो हीट ट्रांसफर उसका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और अगर हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है तो जो मटेरियल का क्या होगा, कौन सा टेम्परेचर होगा, गुड कंडक्टिविटी उसका होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये सिंपल सा केस है कि ऊपर में दिया हुआ कि हम लोग को सिर्फ किसी मटेरियल से हीट एनर्जी रिमूव करना है। ये बेसिक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है द वैल्यू ऑफ करेंट आई निकालना है इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट एज गिवन बिलो जब पोटेंशियल ए इज इक्वल टू पोटेंशियल बी विल बी। अब यहाँ पे देखो ये सिंपल, इसमें हम लोग क्या कर देंगे कि यहाँ पे बीट स्टोन जो ब्रिज को है ना, ब्रिज जो दिया हुआ है बीट स्टोन ब्रिज को हम लोग क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। ब्रिज को हम लोग क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। यानी क्या बोल सकते हैं हम लोग, ब्रिज को जब बैलेंस करेंगे तो 10/R = 20/40। आर का सिंपल यहां से वैल्यू कितना आ जाएगा, 20 ओम। निकालना है क्या, आई इक्वल टू क्या होता है, V/R। ठीक है, भी कितना दिया हुआ है 40, आर कितना दिया हुआ है 20। आंसर कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ये 28 जनवरी शिफ्ट 2 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज बेंट इनटू एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड एन आइडेंटिकल वायर इज बेंट इनटू अ स्क्वायर। द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस बिटवीन द टू एंड पॉइंट्स ऑफ एन एज ऑफ द ट्राइंगल टू दैट ऑफ द स्क्वायर इज क्या होगा। सिंपल सा चीज यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। उसको हम लोग बेंट किस चीज में कर रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब तीनों साइड यहां से याद रखेंगे क्या होगा, इक्वल होगा। एक दूसरा आइडेंटिकल वायर है उसको हम लोग किस में बेंट कर रहे हैं, स्क्वायर में बेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट टेक अ केस कि एक ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, ओके, तीनों सेम है, यानी R/3 R/3 R/3। दूसरा केस क्या हो जाएगा कि एक हम लोग स्क्वायर भी फॉर्म किए हैं। कौन सा, क्या फॉर्म किए हैं, स्क्वायर भी फॉर्म किए हैं, जो क्या है R/4 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 और R/4। इसमें क्या बोल रहा है कि रेजिस्टेंस बिटवीन टू एंड्स, मान ली कि एक एंड ये है एक एंड ये है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें मान ले कि एक एंड इसको मान लेते हैं, एक एंड इसको मान लेते हैं। अब इसमें क्या होगा कि इसमें तुम्हारा सबसे पहले तो क्या हो जाएगा कि R/3 R/3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2R/3, क्योंकि तीनों आपस में एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा कि ये एक R/3 हो गया और ये R/3 हो गया। दोनों आपस में, दोनों तीनों जितना भी रहता है ना ट्राइंगल के केस में, सब किस में रहता है,
तो पैरेलल में एक दूसरे के कनेक्टेड रहेगा, तो क्या हो जाएगा कि 1/r इक्विवेलेंट, जब इसको हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2r/3 प्लस 1/2r/3। तो जो इसका r इक्विवेलेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 2r और बाई 9, 2r/9। अब नेक्स्ट केस में चलेंगे, इसमें r/4 तो एक तो ये r/4 और 3 किस में हो जाएगा, 3 इसमें सीरीज में हो जाएगा। सीरीज में होगा क्या हो जाएगा r/4 और r/4। उसके बाद ये दोनों किस में हो गया, ये पैरेलल में हो जाएगा। ठीक है, अब इसका r इक्विवेलेंट हम लोग जब फाइंड आउट करेंगे कितना होगा 1/r/4 प्लस 1/3r/4। ठीक है, जब इसको कैलकुलेट करेंगे 4/r प्लस 4/3r तो कितना आ जाएगा 3r/16। अब जब हम लोग रेशियो को फाइंड आउट करेंगे तो रेशियो कितना हो जाएगा 2r/9 अपॉन 3r/16। तो कितना हो जाएगा 16 इंटू 2, r से r कैंसिल हो जाएगा 32, और 9 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 27, यानी 32/27 जो है करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी है। 28 जनवरी शिफ्ट 1 का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी जी क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है कि ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ, हम लोग क्या मान लें कि एक ए जो है ये ए है, एक ये क्या है बी है, ए से यहाँ पे कनेक्ट है, बी से बी यहाँ पे कनेक्ट है। सिंपली क्या होता है कि ये तीनों तुम्हारा किसी में एक ए बना लिए एक बी बना लिए, ए से बी के बीच में r/3, फिर ए से बी के बीच में r/3, फिर ए से बी के बीच में r/3, 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 r/3। इसका हम लोग क्या निकालेंगे r इक्विवेलेंट, यानी 1/r/3 प्लस 1/r/3 प्लस 1/r/3, यानी 3/r प्लस 1/r इक्विवेलेंट 3/r प्लस 3/r, यानी r इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा इसका 3 प्लस 3 प्लस 3 9, यानी r/9 इसका जो है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कि इसमें दिया हुआ कि अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम इज बेंट टू फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब तीनों साइड इक्वल, देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस एनी टू वर्टाइसेस विल बी कितना होगा। सिंपल हम लोग एक ट्रायंगल का केस बनाएंगे। ठीक है, इसमें तीनों कितना हो जाएगा ए बी सी। ठीक है, ये 3 ओम हो गया, ये 3 ओम हो गया, और ये भी कितना हो गया 3 ओम हो गया। अब क्या होगा, दो इसमें क्या होगा सीरीज, उसके साथ तीसरा किस में हो जाएगा पैरेलल में हो जाएगा। ठीक है, तो दो, एक तो ये 3 ओम हो गया, इसके साथ ये क्या हो गया एक पैरेलल में हो गया, ये 6 ओम हो गया, ये 3 ओम हो गया। अब R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 6 इंटू 3/6 प्लस 3, R1 R2 मैं केस पढ़ा चुका हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 2 ओम। तो ये भी देख सकते हो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 24 जनवरी शिफ्ट 1 का बेसिक सा क्वेश्चन है। थर्ड में जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 में, कि अ गैल्वेनोमीटर हैविंग अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 30 ओम needs 20 milliampere of current for full scale deflection. If the maximum current is 3 ampere should be measured using galvanometer. The resistance of shunt resistance निकालना है, to be added to the galvanometer should be 30/x ohm, और x का वैल्यू क्या होगा। सिंपल हम लोग को दिया हुआ क्या क्या है गिवन, तो RG रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कितना दिया हुआ है 30 ओम, IG दिया हुआ है मिली एम्पियर में, तो 20 इंटू 10⁻³ एम्पियर, IA कितना दिया हुआ है 3 एम्पियर। RS का फॉर्मूला क्या हो जाता है IG RG अपॉन IA माइनस IG, ये शंट का फॉर्मूला हो जाएगा। सिंपली RS इक्वल टू पता है IG 20 इंटू 10⁻³ RG 30 अपॉन IA तुम्हारा कितना है 3 एम्पियर, तो 3 माइनस 20 इंटू 10⁻³ अब जब हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे ना, तो ये ओवरऑल जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 60/298, तो 30/x इक्वल टू 60/298। ठीक है, यहाँ पे जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो जो x का वैल्यू निकल के आएगा वो सिंपली 149 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ये भी बहुत ही सिंपल बेस्ड मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि 23 जनवरी शिफ्ट 2 में ये आया हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द करेंट थ्रू द बैटरी इन द सर्किट शोन बिलो। हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि क्या ठीक है सर्किट, वहाँ पर रेजिस्टेंस दिया हुआ, वोल्ट दिया हुआ, करंट निकालना है। यहाँ पे देखेंगे कोई फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस पे, तो हम लोग देखेंगे कि दोनों जो केस है ना, ये जो दोनों केस जो बन रहा है
ये दोनों केस जो है ये फॉरवर्ड बायस का केस बन रहा है। कौन सा केस बन रहा है? फॉरवर्ड बायस का। अब फॉरवर्ड बायस का केस बन ही रहा है तो सिंपल आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R1 R2 20 इंटू 20 अपॉन R1 प्लस R2 यानी 20 प्लस 20 400/40 कितना हो जाएगा? 10 ओम आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। I इक्वल टू सिंपली V अपॉन R, V का वैल्यू 5, R का वैल्यू 10 यानी 1/2.5 एम्पियर करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, देख सकते हो ये 23 जनवरी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है और लेवल देख सकते हो, काफी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। द नेट करेंट फ्लोइंग इन द गिवन सर्किट इज, इसमें नेट करंट निकालना है कि नेट करंट इसमें कितना फ्लो करेगा। अब हम लोग देखेंगे क्या कि ये जो यहाँ पे एक सर्किट बनाया हुआ है, 2 वोल्ट दिया हुआ है, 2 ओम, 4 ओम, 2.5 ओम, 3 ओम, 6 ओम, 5 ओम, 8 ओम, 1 ओम, ये सब दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये वाला केस। यहाँ पे ये कौन सा केस हो गया? ये तुम्हारा स्टडी स्टेट हो गया। कौन सा स्टेट हो गया? स्टडी स्टेट हो गया। बोल सकता है क्या? ओपन सर्किट है। कौन सा सर्किट है? ओपन सर्किट है। अब ओपन सर्किट है तो कोई भी करंट यानी नो करंट फ्लो, वो इस सर्किट में से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो नेक्स्ट केस क्या आ जाएगा? सिंपली देखो मैं बताता हूँ। ये 2 वोल्ट का यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया, ये 2 ओम वाला हो गया, ये 4 ओम वाला हो गया, यहाँ पे ऐसे कनेक्ट होगा। ठीक है, और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? 3 ओम वाला हो गया। और इधर से तो कहीं पे करंट जाएगा ही नहीं, तो बच गया क्या? सिर्फ 6 ओम बच गया। ठीक है, ये 2 ओम हो गया, ये 4 ओम हो गया, ये 2 वोल्ट हो गया। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? ये दोनों पैरेलल में है तो 6 3 जा 18 और 6 प्लस 2 यानी 2 ओम हो जाएगा। तो ये फिर से ये मैं डायग्राम ड्रा करता हूँ। ये तुम्हारा 2 ओम हो गया, ये भी 2 ओम हो गया, ये 2 वोल्ट हो गया, ये 2 ओम हो गया, ये 2 ओम हो गया, और एक ये वाला तुम्हारा 4 ओम का हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि ये दोनों किस में हो गया? ये दोनों सीरीज में हो जाएगा, और उसके बाद इसके साथ 4 ओम के साथ पैरेलल में हो जाएगा। तो एट लास्ट क्या मिल जाएगा? आर इक्विवेलेंट हम लोग को कि सीरीज में हुआ तो कितना हो जाएगा? 2 2 4, और आर इक्विवेलेंट तो 4 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 4 यानी 2 ओम आर इक्विवेलेंट मिल गया। आई इक्वल टू सिंपली वी अपॉन आर, वी का वैल्यू 2, आर का इक्विवेलेंट का वैल्यू 2 यानी 1 एम्पियर जो है वो करेक्ट इसका आंसर हो गया। ये 22 जनवरी शिफ्ट 2 का ये क्वेश्चन है। देख सकते हो कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आना चाहिए, आई होप। तो देख सकते हो 11 मिनट में ये भी आई थिंक 12 मिनट ही हुए और 8 क्वेश्चन सोल्व भी हो चुके हैं। सो क्वेश्चन काफ़ी इजी थी। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 यहाँ पे क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, द इक्विवेलेंट EMF ऑफ 2 नॉन आइडियल बैटरीज कनेक्टेड इन पैरेलल इज स्मॉलर देन आइदर ऑफ द 2 EMF। ये स्टेटमेंट 1 है। स्टेटमेंट 2 क्या होता है कि the equivalent internal resistance of 2 non-ideal batteries connect in parallel is smaller than the internal resistance of either of the 2 batteries। ये बहुत ही सिंपल केस है, मैं फिर से पढ़ता हूँ। The equivalent EMF of 2 non-ideal batteries connected in parallel is smaller than either of the 2 EMF। ये स्टेटमेंट 1 है। दूसरा क्या है कि the equivalent internal resistance of 2 non-ideal batteries connected in parallel is smaller than the internal resistance of either of the 2 batteries। अब इसमें क्या होगा? तो सबसे पहले मैं डायग्राम को ड्रा कर लेता हूँ। कुछ ऐसे मैं ड्रा करूँगा कि ये तुम्हारा E हो गया, एक ये R हो गया, एक ये फिर से E हो गया, एक ये R हो गया। ठीक है, ये E हो गया, ये R हो गया, ये E हो गया, ये R हो गया। मान लें कि R1 R2 लोग मान लेते हैं कि R1 है, ये R2 है। ठीक है, उसके बाद ये E1 है और ये E2 है। ठीक है, अगर पैरेलल में कनेक्ट है तो क्या हो जाएगा कि 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट किसके इक्वल हो जाएगा? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अगर E इक्विवेलेंट भी इसके साथ पैरेलल में है, क्या केस बन जाएगा कि यहाँ पे क्या बोल रहे कि द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस of 2 non-ideal batteries connected in parallel is smaller than the internal resistance। जो equivalent resistance non-ideal batteries में जो पैरेलल में है वो किससे छोटा है? तो जो internal resistance of either two batteries, जो internal resistance connected है यानी जो equivalent internal resistance है नॉन आइडियल बैटरी का,
वो किससे है, इंटरनल रेजिस्टेंस से। आर इक्विवेलेंट जो है वो R1 और R2 से क्या है, छोटा है। तो वैसे केस में क्या हो जाएगा कि E1 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, E2 के इक्वल हो जाएगा, और जो R1 है वो R2 के इक्वल हो गया। अगर E1 E2 के इक्वल हो गया तो जो E इक्विवेलेंट है वो E1 के इक्वल हो जाएगा, और E1 जो है E2 के इक्वल हो गया, E1 E2 के इक्वल हो गया। तो कैसे लिखाएगा कि इसको सिंपली दोनों को जब हम लोग समराइज कर देंगे तो E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। ठीक है, यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो अब हम लोग पढ़ेंगे, अभी इसको सोल्व करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि द इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ टू नॉन आइडियल बैटरीज कनेक्टेड इन पैरेलल इज स्मॉलर देन आइदर ऑफ द टू ईएमएफ, नहीं उससे बड़ा होगा। ठीक है, यानी स्टेटमेंट 1 क्या है, फॉल्स है, ये तुम्हारा कौन सा हो गया, ये फॉल्स हो गया। सेकंड पढ़ेंगे, द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस 1 अपॉन R इक्विवेलेंट ऑफ टू नॉन आइडियल बैटरीज कनेक्टेड इन पैरेलल इज स्मॉलर देन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द आइदर। बिल्कुल स्मॉलर रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों R इक्विवेलेंट से बड़ा बड़ा होगा, यानी ये वाला तुम्हारा क्या हो गया, स्टेटमेंट 2 ट्रू हो गया, यानी स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, यानी बी ऑप्शन जो है तुम्हारा सही हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट ऑफ पोटेंशियोमीटर इज इन द मिडल ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर हैविंग रेजिस्टेंस RP 1 ohm as showing in the figure and external resistance of RE equal to 2 ohm is connected via the sliding contact, the electric current in the circuit is। सिंपल सा चीज है। सबसे पहले हम लोग क्या सोल्व करेंगे यहाँ पे, तो आई थिंक यहाँ पे मैं कुछ और छोड़ रहा हूँ शायद मैं कहीं पे गलत कर चुका हूँ, सॉरी। ये जो क्वेश्चन है ये आई थिंक यहाँ पे दिया हुआ है RP यहाँ पे कितना है, 1 ohm है। ठीक है, यहाँ पे दो रेजिस्टेंस कुछ ऐसे बने हुए हैं, आई थिंक क्वेश्चन गलत है, ये 0.5 ohm है और ये भी 0.5 ohm ही है। ठीक है, अब सोल्व होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे लोग सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे टोटल पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस 1 ohm है, मैं इसके दो में यहाँ पे टूटेगा। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 0.5 और प्लस ये दोनों किस में हो गया, पैरेलल में हो जाएगा, तो 0.5 इंटू 2 अपॉन 0.5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5/10 प्लस, और इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 10 और बटा 25 ओम हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो 45/50 हो गया R इक्विवेलेंट, यानी 9 और 10 यानी कितना हो जाएगा, 0.9 ओम जो है R इक्विवेलेंट हो गया। निकालना है क्या, सिंपली I निकालना है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R। V का वैल्यू दे रखा है ऊपर में 0.9 अपॉन 0.9 R इक्विवेलेंट, यानी टोटल क्या हो जाएगा 1 एम्पियर जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मेरे से क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया था यहाँ पे डायग्राम ड्रा करने में, सो उसके लिए सॉरी। तो आप देख सकते हो ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट में मैं जाता हूँ, एक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही सिंपल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर टी कर्व इज मोस्ट सुटेबल टू बी यूज्ड इन वायर बाउंड स्टैंडर्ड रजिस्टर। मैं यहाँ पे एक ये एनसीईआरटी का ये पॉइंट है कि जो रेजिस्टिविटी होता है, यानी रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट फॉर वायर बाउंड रजिस्टर। जो रेजिस्टिविटी होता है वो वायर बाउंड रजिस्टर से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। अब सिंपली यहाँ पे हम लोग देखेंगे कौन से केस में जो रेजिस्टिविटी है वो वायर बाउंड से इंडिपेंडेंट है। सिंपल सा डी जो यहाँ पे केस है, यहाँ पे जो डी डायग्राम है ये क्या है, वायर बाउंड रजिस्टर, यानी रेजिस्टिविटी इस पे क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंट हो रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा। 22 जनवरी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। सो थैंक यू। करंट इलेक्ट्रिसिटी का पूरा यहाँ पे क्लियर होता है कॉन्सेप्ट, जितना भी है JMS 2025 जनवरी टर्म का सॉल्यूशन वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में और जितना भी टॉपिक है उसको मैं कवर करूंगा। सो तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।